हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस। कहाँ से कहाँ तक की इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे 1947 से लेकर 1990 तक की जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हुए और डिसएडवांटेज क्या क्या रहे। तो चैप्टर 2 आपका जो है वो है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990। कुछ बातें मैं आपको समरी में बता देता हूं पहले ही, ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले एलपीजी रिफॉर्म्स लिए हमने 1991 में। ये रहेगा हमारे चैप्टर का एंड। उससे पहले 1950 से हमने क्या किया, हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो 1950s के स्टार्टिंग से हमने लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। उसके साथ ही हमने क्या किया कि एक सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहा है। हमने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस हैं वो लॉन्च की। 1948 की पॉलिसी है, 1956 की पॉलिसी। और मैं अगर आपको बताऊं 1950 से लेके और 1990 तक की जो इकोनॉमी है उसमें क्या रहा, हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि हम क्या कर रहे थे कि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना है ना ही इंपोर्ट करना है। हमें क्या करना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी रखनी है। वो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो कैसे ऑपरेट करेगी, क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो कोई ट्रेड हो रहा है दूसरी कंट्री के साथ, यानी कि ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है। ये बात हुई। उसके बाद में और देखो कि कुछ सेक्टर्स थे जिनको रिजर्व किया गया था, किसके लिए, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ही प्रोड्यूस कर सकते थे। ये बात हुई। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर है उस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगे हुए थे, यानी कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रही थी। नया अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी। अच्छा, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अलाउड नहीं था। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हमारे पास 1991 में ट्रेड करने के लिए जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज हैं वो सिर्फ थी हमारे पास इतने की हम 14 डेज तक ही इंपोर्ट है उसको सस्टेन कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 14 दिन या 15 दिन का ही हम इंपोर्ट सस्टेन कर सके, उतनी फॉरेन करेंसी थी। तब हमने क्या किया, तब हमने आईएमएफ से लिया लोन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्या करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उससे ओवरकम करने के लिए क्या देती है, कंडीशनल लोन देती है। कंडीशनल लोन है तो कोई ना कोई कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि इंडिया है वो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करेगा। अब लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग है वो हम देखेंगे, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको आपको कम करना है अगर आपको आईएमएफ से लोन लेना है तो। उसके बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ। और ये दो पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे, इनका आउटकम क्या होगा, इनका आउटकम होगा ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हम एक्सपोर्ट भी फ्रीली कर रहे हैं और इंपोर्ट भी फ्रीली कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आई किसकी वजह से, क्योंकि हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की उसके ही नतीजे थे कि हमें बीओपी क्राइसिस झेलना पड़ा। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, इसका मैंने ओवरव्यू दिया है। अब देखते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या है इस चैप्टर में।
सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। एग्रीकल्चर है उसका स्टेग्नेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सर्विसेज की तो बात ही दूर दूर तक नहीं हो रही थी, इनमें भी कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो ऐसा कुछ नहीं था। एग्रीकल्चर पे 75 to 85% पॉपुलेशन, आपको 85 ज़्यादा याद रखना है, उतनी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर रूइन हो रही थी, सर्विसेज का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब ये हुआ कि अगर कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही है तो वो कैपिटलिस्ट यानी कि जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करे, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जहाँ पे ओनली गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी ओन कर रही हो। हमने एक नया मॉडल निकाला मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट होगी तो ही सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, तो वहाँ पे हमने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वो रिजर्व कर दिया। अब देखो कोई भी सोसाइटी है उसको 3 आंसर देने होते हैं, कौन कौन से, कि विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, और हाउ गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। 3 ऑप्शन है, तीनों के हिसाब से ही कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट कर रही है उसका पता चलता है। विच गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कैपिटलिस्ट है तो वो ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जिनकी क्या हो मार्केट में, जिनकी मार्केट में हो डिमांड। तो कैपिटलिस्ट तो डिमांड के हिसाब से चलेगी, वहीं अगर कोई सोशलिस्ट कंट्री है वो क्या देखेगी कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए जो लोगों का वेलफेयर इंक्रीज करते हो, जैसे एजुकेशन है, लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिसिटी चीप रेट पे प्रोवाइड करनी है, ये सब डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। अब हमारे केस में क्या हुआ, हमने कहा कि कुछ गुड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से और कुछ गुड्स हैं वो गवर्नमेंट वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए करेगी। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि इनमें मशीन्स ज़्यादा यूज की जाए या फिर लेबर को ज़्यादा यूज किया जाए। अगर मशीन्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम किस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं कर रहे। तो कैपिटलिस्ट है वो मशीन्स पे ऑपरेट करना पसंद करेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट है हमारी कम। वहीं सोशलिस्ट ये सोचेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए तो वो लेबर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमने दोनों का मिक्स लिया फिर से, और इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। अब कैपिटलिस्ट तो कहेंगे जिसके पास परचेजिंग पावर है भैया, जिसकी औकात है वो हमसे गुड्स एंड सर्विसेज ले जाए, परचेजिंग पावर जिसके पास है उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वहीं सोशलिस्ट कहेगी जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसको एजुकेशन फ्री में दी जाए। हमने फिर से मिक्स्ड यानी कि कुछ जगह जहाँ पे परचेजिंग पावर के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज ले जाओ और कुछ जगह पे गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। अब कैपिटलिस्ट क्या करती है, देखो कैपिटलिस्ट गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी प्रोड्यूस करेगी, जिनकी ज़्यादा डिमांड हो। कैसे प्रोड्यूस करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, परचेजिंग पावर के हिसाब से। अब इंडिया ने कर दिया इसको रिजेक्ट कि हम भैया मॉडल आपका अच्छा है लेकिन हमें पसंद नहीं है। क्यों, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू वो बोले कि हमारे लोग हैं उनमें इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम ऐसी बात करेंगे तो, और हमें चाहिए क्या, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ। तो हमारे लिए भैया ये मॉडल आपका काम नहीं है, सॉरी अमेरिका। फिर उसके बाद में हमारी बात आई, दूसरी साइड में बात चल रही थी कहाँ पे, यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा जो कंट्रीज थी उनसे। तो वो क्या कह रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, भैया गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कैसे प्रोड्यूस करें हम डिसाइड करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लोगों को पता ही नहीं है। तो इसमें सारे डिसीजन कौन ले रहा है, इसमें गवर्नमेंट ले रही है। प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं।
सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट अपने थ्रू करेगी। एग्जाम्पल क्यूबा और चाइना उस टाइम पे थे। आज हालांकि कोई प्योर कैपिटलिस्ट या फिर प्योर सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, लगभग जगह मिक्स्ड ही चल रहा है, लेकिन जिसका डोमिनेंस ज़्यादा है उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। एक एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन का। अब आया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब इंडिया ने ये क्यों अडॉप्ट किया, उसके रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया ने क्यों इसको अडॉप्ट किया। मिक्स्ड की बात कर रहे हैं तो यानी गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस दोनों काम करेंगे। रीज़न क्या दिया कि मार्केट है वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर आप बात करोगे पब्लिक पार्क की, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो क्यों प्रोवाइड करेगी? अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहा है तो उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो प्रॉफिट जहाँ पे मिलेगा वो ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज्ड इन इंडिया एज डन इन यूएसएसआर, कि लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाए, ऐसा इंडिया में करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, हमने पब्लिक सेक्टर भी लिया, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, हालांकि वो वीक रह गया, उसी की वजह से बीओपी क्राइसिस हुआ। और प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों ऑपरेट कर रहे थे। और ये जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है कब पता चला, यानी कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया 1948 का, उसमें क्लियरली ये बता दिया कि वी विल हैव पब्लिक सेक्टर अलोंग विद प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हमारे दोनों सेक्टर ऑपरेट करेंगे। फिर आया प्लान क्या है। देखो कोई भी प्लान है उसके जनरल गोल्स होंगे। इंडिया के प्लान है उनके जनरल गोल्स क्या हैं? GEMS, जेम्स। जी फॉर हमें चाहिए ग्रोथ, ई फॉर हमें चाहिए इक्विटी, यानी कि इनइक्वालिटी नहीं हो इकोनॉमी में। एम से हमें चाहिए मॉडर्नाइजेशन, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनका यूज हो। और एस से है सेल्फ सफिशिएंसी, हम नहीं चाहते कि फिर से हम किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहें, क्योंकि हम पिछले 200 सालों से गुलामी की दास्ता है उसको सहन कर रहे हैं। अब देखो 5 ईयर प्लान है वो हमने कहाँ से बोरो किया? सोवियत यूनियन। जनरल गोल के अलावा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसने फोकस किया एग्रीकल्चर पे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसने फोकस किया इंडस्ट्री पे, जबकि उनके जनरल गोल ये ही थे, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। पर्सपेक्टिव प्लान क्या है? जो लंबे टाइम के लिए बनाया जाए, जनरली 20 साल के लिए। तो हमारे 5 ईयर प्लान है उसके साथ साथ एक पर्सपेक्टिव प्लान भी था जो 20 साल की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता था। ये हमारे गोल रहे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता, और इक्विटी। अब देखो सबसे पहले आते हैं ग्रोथ पे, तो हमारा पहला गोल है उस पे आते हैं। ग्रोथ क्या होती है? सबसे पहले तो जैसे जीडीपी है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं होगी, कहीं पे भी होगी, ग्रोथ की जब भी बात होगी रियल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाए। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाए। अब एक वर्ड आता है कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, यानी कि कौन सा सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी को हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कह रहे हैं। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सर्विसेज सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जनरली क्या होता है कि एग्रीकल्चर है वहाँ से जो रॉ मटेरियल आएगा वो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, उसको बिल्ड करने में क्या करेगा? हमारी हेल्प करेगा। वहीं पे जो सर्विसेज सेक्टर हैं
उसकी ग्रोथ होगी इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि इंडस्ट्री में जो टूल्स बनेंगी, मशीन्स बनेंगी, उनमें क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए और बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें सर्विस सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडिया के केस में मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर से डायरेक्टली हम जंप हो गए सर्विसेज सेक्टर पे, जिस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है उसको क्या कहा जाता है, जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब होती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर ही सही तरीके से डेवलप नहीं है, तो भैया बताइए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकता है। तो ग्रोथ तो हुई है लेकिन सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा हुई है, तब इंडिया की जो ग्रोथ है उसको हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट है कि सर्विसेज सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, आपको पूछा जा सकता है। 1990 में कितना था, 40.59, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है देख लो आप। हम वहाँ बात कर रहे थे 15 से 20%, 1950 में ऑलमोस्ट शेयर ऑफ सर्विसेज इन रियल जीडीपी डबल्ड इन 40 ईयर्स। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग है अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज लाना प्रोडक्शन के हिसाब से, और दूसरा सोसाइटी के हिसाब से क्या है कि सोशल आउटलुक है वो भी चेंज हो, यानी कि इक्वेलिटी मेल और फीमेल की, और जितनी भी हमारी सोशल कास्ट हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें इक्वेलिटी आना। थर्ड गोल है सेल्फ रिलायंस का। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन कैन बी प्रोमोटेड यूजिंग, दो तरीके से, जो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसको अचीव करने के दो तरीके हैं, या तो रिसोर्सेज आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं उनको आप यूज कर लो, या फिर आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर लो। अब हमने क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के हिसाब से डेवलपमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि हमें फॉरेन डोमिनेंस का अभी भी डर था। तो द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान है, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी किसको, सेल्फ रिलायंस को, यानी कि हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट को अवॉइड कर रहे थे। इसी को मैंने क्या बताया, इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि हम दूसरी कंट्रीज है उनकी डिपेंडेंस और इंटरफेरेंस को अवॉइड करना चाहते थे। फोर्थ है हमारा इक्विटी। अब हमने देख लिया कि ग्रोथ हो गई, मॉडर्नाइजेशन भी हो गई, चलो ठीक है, उसके बाद में हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे भी आ गए। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जो आउटपुट हमने जनरेट किया है, वो इस तरीके से जनरेट हो कि एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, यानी कि ये ना हो कि आप डिफेंस सर्विसेज है, यानी कि डिफेंस की टूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो क्या उससे डेवलपमेंट हो सकता है एक सोसाइटी का, नहीं हो सकता। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करे, और जो पुअरेस्ट सेक्शन यानी कि जो सबसे गरीब है उसका भी भला हो, यानी कि उसका भी वेलफेयर इंक्रीज हो, उसको हम इक्विटी कहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जो रिफॉर्म्स लिए गए उनकी, कि लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए, उनकी ज़रूरत क्या थी, उनके एडवांटेज क्या हुए, डिसएडवांटेज क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या रहे। सबसे पहले देखो कि ज़रूरत क्या थी। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर है उसमें कोई सही तरीके से फर्टिलाइजर है उनका यूज़ नहीं किया जा रहा था, ना ही लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए कोई स्टेप लिया गया। ठीक है, तो वो ही रीज़न थे कि लो प्रोडक्टिविटी थी, किसकी वजह से, क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लो था। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं था, और लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम की हमने बात की थी, उसकी वजह से जी भी जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी। और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सही तरीके से फ्लरिश करे। अब देखो नेक्स्ट कि रिफॉर्म क्या क्या लिए गए, किस किस टाइप के रिफॉर्म लिए गए। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म है, उसमें हमने क्या किया, एक तो ओनरशिप है वो चेंज की कि जिसके पास ज़्यादा
लैंड है वो जिसके पास लैंड नहीं है उसके पास चली जाएगी, फर्स्ट टाइप का रिफॉर्म। दूसरा हमने किया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में हमने क्या किया कि मैक्सिमम एक क्वांटिटी दे दी कि इससे ऊपर की लैंड आप एक्वायर नहीं कर सकते। और तीसरा था हमारा लैंड कंसोलिडेशन, यानी कि किसी के पास छोटी छोटी जगह 2-3 जगह है तो हम कंसोलिडेट करके उसको एक जगह पे एक खेत दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए हैं उनका हमने अबोलिशन कर दिया, यानी कि जमींदार हैं वो जमींदारी सिस्टम को हमने अबोलिश कर दिया। लैंड सीलिंग की मैक्सिमम आप कितनी लैंड ओन कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, उस पर हमने एक लिमिट लगा दी। कंसोलिडेशन कर दिया हमने, और टेनेंसी यानी कि जो वहाँ पे काश्तकार हैं वो काम कर रहे हैं उनमें भी रिफॉर्म लाए कि रेगुलेट किया गया उनको। एक तो ये नहीं है कि फोर्सफुली आप उनको निकाल दो खेत से, उन सब के लिए और उनको ओनरशिप भी दी गई, उनको ओनरशिप भी दी गई जो लंबे टाइम से खेतों में काम कर रहे थे। अब देखो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का। कब लॉन्च हुआ? 1966-67। अब देखो इसमें किस किस पे फोकस किया गया आप याद रखना। दो क्रॉप्स व्हीट एंड राइस, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की गई। उसके लिए कौन से फूड्स लेके आए हम? हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं वो हम लेके आए। किसके लिए? व्हीट और राइस के लिए। क्या क्या किया हमने? एक तो फर्टिलाइजर का जो यूज नहीं हो रहा था उन फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा हमने क्या किया, जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अगर बेनिफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो ये कि एग्रीकल्चर है उसमें मार्केटेबल सरप्लस है वो प्रोड्यूस हुआ। मार्केटेबल सरप्लस यानी कि पहले लोगों के पास क्या होता था, जितने खाने की उनको ज़रूरत है उतना ही वो प्रोड्यूस कर पाते थे। अब उनके पास क्या है कि एक्स्ट्रा फूड भी है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे भी ले जाया जा सकता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फूड आया था हमारे पास, उसी के थ्रू हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन की दुकान है उनके थ्रू फूड है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, अगर कोई भी कमोडिटी है उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर में सप्लाई इंक्रीज हुई, व्हीट और राइस जो जनरली कंज्यूम की जाती हैं इंडियन फैमिलीज में, उनकी सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, प्राइस हुई डिक्रीज, यानी कि लोग अब अफोर्ड कर सकते थे। दूसरी, अगर मार्केटेबल सरप्लस है तो फार्मर्स हैं उनकी इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई। जो पहले हम फूड इंपोर्ट करते थे वो भी हमारा क्या हुआ, कम हुआ, यानी कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो हमारी कम हुई। उसकी वजह से हमने क्या सेव किया, फॉरेन करेंसीज या फिर फॉरेक्स रिजर्व है वो हमने सेव किया। जो मार्केटेबल सरप्लस आया उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके गोडाउन्स के थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, जिसको हम कहते हैं मंडी भाव, यानी कि क्रॉप है उसकी सोविंग से पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि इतने रुपए पर क्विंटल इस क्रॉप के लिए हम आपको देंगे। तो MSP के थ्रू प्रोक्योर कर लिया, अपने पास इकट्ठा कर लिया, और उसी के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर राशन की दुकान है उनके थ्रू उनको प्रोवाइड किया गया। तो इतना बेनिफिट हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उससे हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो भी कम हो रही है, फॉरेक्स भी बच रहे हैं, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस कम हो रही है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो ड्रॉबैक क्या हुआ। ड्रॉबैक यही हुआ कि सबसे ज़्यादा कि जो रीजन पहले से थोड़े ठीक थे उन्हीं में डेवलपमेंट हुआ। बिहार झारखंड जैसे रीजन थे, उस टाइम पे झारखंड अलग नहीं था, लेकिन वो रीजन है कंप्लीट, उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यानी कि HYV सीड्स हैं वो कहाँ कहाँ रहे, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 ही रीजन है वहाँ पे बेनिफिट हुआ। अब HYV सीड्स हैं उन्होंने व्हीट ग्रोइंग रीजन है उसी को बेनिफिट किया, उसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं उनका भी कोई फोकस नहीं था इसमें, ठीक है। और उसके बाद में
जो डिस्पैरिटी है स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर है उनके बीच में डिस्पैरिटी भी, यानी कि इनकम की इनइक्वालिटी है वो भी इंक्रीज हुई, क्योंकि जो छोटे किसान थे वो उतनी इनपुट है, जो इनपुट लगती है उनको ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और HYV क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाई पेस्ट्स, उन पे कीड़ों का अटैक भी ज़्यादा होता था, क्योंकि वो सीड्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक सीड्स नहीं थे, तो उनको हमारे एनवायरनमेंट में सूट होने के लिए टाइम लगा। अब देखते हैं न्यू एग्रीकल्चर रिफॉर्म है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक जगह पे एक ही टाइप की क्रॉप ना उगाई जाए, मल्टी क्रॉपिंग, एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स को उगाना। एक्सटेंडेड इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया, मॉडर्न फार्म मशीनरीज टूल्स हैं वो प्रोवाइड की गई। MSP पॉलिसी जो मैंने बताया उसको अडॉप्ट किया गया। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया। और फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स, जो KCC स्कीम है नाबार्ड की, वो सब लॉन्च की गई। नेक्स्ट है इंडस्ट्री में क्या क्या किया गया। एग्रीकल्चर का हमने देख लिया, एडवांटेज भी देख लिए, डिसएडवांटेज भी देख लिए। अब देखते हैं इंडस्ट्री में क्या किया गया। सबसे पहले लीडिंग रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर को, कौन सी पॉलिसी में? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब देखो कि पब्लिक सेक्टर है उसको ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमारा इतना बड़ा नहीं था कि वो मास लेवल पे प्रोडक्शन कर सके, यानी कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं थी। तो पहला रीजन ये था कि प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट बिग इनफ टू मीट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री, यानी कि वो रिक्वायरमेंट है कंट्री की, जितनी भूखमरी है, जिस हिसाब से अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं उस हिसाब से हम प्राइवेट सेक्टर पे रिलायबल नहीं हो सकते कि वो सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट इकोनॉमी है उसको रेगुलेट भी करना चाहती थी, तो प्राइवेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करना इजी नहीं होता, और मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि वो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करे, यानी कि डिमांड भी नहीं थी इंडस्ट्री की इतनी। अब देखो IPR 1956 आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसमें क्या किया, जो इंडस्ट्रीज है उनको तीन टाइप से कैटेगराइज कर दिया। पहली क्या है, फुली स्टेट ओन्ड, यानी कि कुछ ऐसे एरिया जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती है उनको हमने शेड्यूल A में रखा। फिर क्या था कि शेड्यूल B है, उसमें प्राइम रोल तो रहेगा गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनका, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है उसको भी ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया गया। थर्ड था कंप्लीटली, जो किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए, और इसमें भी क्या था, कंपलसरी लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। अगर आप नया प्लांट भी ओपन कर रहे हो तो भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये तीन शेड्यूल थे किस में? IPR 1956 में। अब देखो इसी के थ्रू हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर है उसको रेगुलेट किया। कैसे कैसे? सबसे पहले देखो कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, उनको हमने शेड्यूल C में डाला। पहली बात, सेक्टर वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल, किसके थ्रू? लाइसेंसिंग के थ्रू, कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती थी वो किस बेसिस पे देती थी, कि अगर आप कोई बैकवर्ड रीजन है उसमें अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलेगा। और अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर रहे हो तो वो लाइसेंस कब आपको दिया जाता था? जब गवर्नमेंट को ये लगता था कि ये ज़रूरी है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि हम फोकस किस पे कर रहे थे? सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी पे, कि हमें सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करना है, हमें एक्सपोर्ट तो करना नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की रिक्वायरमेंट ही उस टाइम पे फुलफिल नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ सर्विसेज। अब देखो सर्विसेज है उसमें क्या क्या धीरे धीरे डेवलप हुआ कंट्री में, धीरे धीरे
ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ, बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इंक्रीज हुई। ये ज़्यादा इंक्रीज हुए हमारे 1991 के रिफॉर्म के बाद में। अब देखते हैं कि जो डिसीजंस लिए गए कौन से, किससे रिलेटेड, फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। मैंने पहले ही बता दिया हमने क्या फॉलो किया, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। 1952 से 1957 में क्या किया, एक्सपोर्ट से उनको एनकरेज किया गया, स्टार्टिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनको कम करने के लिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ देखो, इसकी वजह से बहुत सारे इंपोर्ट्स हमारी कंट्री में आ गए और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर क्या हुआ, 1956 से लेके और 1965 तक के पीरियड की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी कमी आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को। शॉर्टेज आई हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की और डेफिसिट ट्रेड बैलेंस, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे थे ज़्यादा और एक्सपोर्ट कर रहे थे कम, यानी कि हमारे पास क्या था, ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन हमारे पास थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी है उसके नेगेटिव्स हमें धीरे धीरे दिखने लगे। देखो कि जो ये फेज है 1965 से 1975 तक का, इसमें हमने क्या किया कि इंक्रीज्ड अलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने लगे। इनकम टैक्स रिलीफ है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग है, उस पर इनकम टैक्स रिलीफ देने लगे। तो यहाँ से धीरे धीरे हम लिबरलाइजेशन की तरफ छोटे छोटे कदम रखने लगे। फिर देखो ये जो टाइम पीरियड है 1975 से लेकर 1991 का, उसमें हमने क्या किया कि इंपोर्ट है उसकी लिबरल पॉलिसी, यानी कि टैरिफ जो पहले लगा रहे थे उतना टैरिफ अब हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम किसकी तरफ जाने लगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन से। यानी कि आपको इतना ही रखना है कि स्टार्टिंग में हमने एक बार एक्सपोर्ट्स को इनक्रेज करने की कोशिश की, बहुत सारे गुड्स हमारी कंट्रीज में आ गए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की और उसके बाद में धीरे धीरे हमने इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो ये था हमारा 1950 से लेकर 1990 तक का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर प्लस फॉरेन ट्रेड के बीच में क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, हैव ए ग्रेट डे।